नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई घर पे चल रही है कि नहीं चल रही है? पढ़ाई लिखाई आप लोग घर पे करते रहिए, ठीक है? और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। घर से कभी भी बाहर निकलिए तो मास्क लगा कर निकलिए। जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। बिना जरूरत के आप इधर उधर ऐसे मत घूमिए, क्योंकि कोरोना से बचने का केवल एक ही उपाय है, वो है सावधानी। सावधानी ही हमारी क्या है? सुरक्षा। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस, प्रतिबल क्या होता है, उसके मात्रक क्या क्या होते हैं। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक मटेरियल क्या है, प्लास्टिक मटेरियल क्या है, रिजिड बॉडी क्या है। उसके बाद उसके हम एग्जाम्पल्स पढ़े थे। जो भी लोग नहीं अभी पढ़ पाए, नहीं देखे, वो हमारा फर्स्ट वीडियो देख लें, सेकंड वीडियो भी देख लें। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबल यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? वैसे अगर ये जो स्ट्रेस है आप हमेशा सुनते हैं, लोग कहते हैं अरे यार आज हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हम पढ़ाई को लेके स्ट्रेस में हैं, हम घूमने को लेके स्ट्रेस में हैं, हम मूवी देखने को लेके स्ट्रेस में, हम कोरोना को लेके स्ट्रेस में हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे उससे स्ट्रेस में, हमारी दुकान नहीं खुल रही हम उससे स्ट्रेस में, इनकम नहीं हो रहा उससे स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव। और तनाव कैसा तनाव होता है? बाहर से कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है? इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल यानी आंतरिक। ठीक, तो स्ट्रेस वही चीज है, यह एक क्या? आंतरिक प्रतिक्रिया बल। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये जो बाहर से फोर्स लगता है ना वही प्रतिबल, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिबल क्या होता है ना, वो एक प्रकार की आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब जैसे बात किया जाए प्रतिबल, प्रतिबल क्या है तो पहले हम लोग किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक रबड़ की रस्सी, रबड़ की जो रोप है उसको नीचे लटका दी और आपको कहे कि आप उसको पकड़ के लटक जाइए, तो आप एज्यूम कीजिए। देखिए फिजिक्स में फील करना बहुत जरूरी है। हम जो वर्ड यहां बोल रहे हैं उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकें। जब तक आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स को अच्छे से समझ, फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं समझ सकते। क्लियर है? तो आप सोचिए कि एक रबर की रस्सी लटकाई गई है, ठीक, आप उससे लटके हुए हैं। आप थोड़ा सा ये फील कीजिए कि आप अगर उसको कस के थोड़ा सा खींचते हैं तो क्या होता है? आपको लगता है कि रस्सी भी आपको ऊपर की तरफ खींच रही है। होता है कि नहीं होता है? अरे किए नहीं होंगे लेकिन कभी एज्यूम कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए, चलिए आप नहीं लटके हैं, मान लीजिए आपको लटका रहे हैं तो आप कभी ऐसा फील किए नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई एक रबड़ है, ठीक, आप रबड़ को ऐसे खींच रहे हैं, हल्का सा खींचे 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 खींच रहे। जब खींचते चले जा रहे हैं तो आपको फील होगा ये रबड़ आपको ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन आप उससे ज्यादा फोर्स लगा नीचे की तरफ खींच रहे हैं। फिर सुनिए, रबड़ है, आप रबड़ को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। जब रबड़ को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो आपको फील होगा कि रबड़ भी आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है। होता कि नहीं होता? होता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपके घर पे कोई रबड़ की कोई भी इलास्टिक मटेरियल, कोई भी रबड़ आपके घर पे होगा, अवेलेबल होगा, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। आप स्प्रिंग को ही ले लीजिए, स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो क्या लगता है ना कि स्प्रिंग भी आपको ऊपर की तरफ खींच रही है। और अब स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है? आगे की तरफ फेंकता है। तो जब हम उसको खींच रहे हैं, ठीक, या उसको दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, यानी टेंसाइल या कंप्रेसिव, दोनों कंडीशन में क्या होगा ना कि स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, अपने साम्य अवस्था में आने, संतुलन की अवस्था में आने का प्रयास करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वैसे ही हम यहां पे समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई रॉड है, सर्कुलर रॉड। ये बनाने का मतलब क्या है? हम ये शो कर रहे हैं कि ये सर्कुलर है,
ठीक। अब हम क्या किए ना कि इस पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से एक टेंसाइल फोर्स। देखिए इधर खींचने का मतलब क्या होगा, टेंसाइल यानी तनाव बल, तनन बल। और अगर हम ऐसे प्रेस करें, अगर यही डायरेक्शन ऐसे होता तो क्या होता, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल, संपीड़ित बल, ठीक है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब देखिए, अब हम इसको खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या होगा, हमको फील नहीं होगा, इस मार्कर में हमको फील नहीं होगा कि हमको ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ खींच रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये अंदर की तरफ नहीं खींचता तो ये क्या हो जाता, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब जितना हम फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही इसके मॉलिक्यूल, जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो भी अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। अब देखिए, जैसे हम क्या किए, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिए, एक्स और एक्स। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, जब हम क्या किए, इससे फोर्स लगाए ना तो क्या होगा, ये यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रतिरोधी बल जनरेट करेगा। इसके लिए ये और इसके लिए ये हो गया। तो ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एफ आर से शो कर सकते हैं। एफ आर इन द सेंस, एफ आर का मतलब क्या हो गया बताइए, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। अब क्या किया, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये हमारा एफ लगा, ये हमारा एफ लगा था, ये एफ आर हो गया, ये हमारा एफ आर हो गया। तो होता क्या ना कि सेम जो ये फोर्स लगता है लगभग 99% हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल होता है, मान के चलते इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डायरेक्शन क्या होता है, चेंज। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ये मेरे पास कोई रॉड है, हम खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगाए, तो जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो जो बॉडी या कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके मॉलिक्यूल अंदर की तरफ से एक प्रतिक्रिया बल लगाएंगे, उसको आंतरिक प्रतिरोधी हम बल बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो वही जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, प्रतिरोधी बल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। लेकिन पर मीटर स्क्वायर पे, क्या, पर मीटर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए, पर मीटर स्क्वायर। कैसे होता है हम फार्मूले से आपको बताएंगे। तो ये डायग्राम अभी पहले इसका डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, डिफिनीशन आप कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद फिर हम फार्मूला वगैरह जो भी नोट कराएंगे उसको नोट करें, लेकिन इसको पहले डिफिनीशन लिखिएगा तब इसको कीजिएगा, ठीक। तो डिफिनीशन सुन लीजिए कि क्या हो सकता है। तो इसका हम डिफिनीशन कह सकते हैं कि किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को या आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु है, उसके अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये रॉड है, ठीक, रॉड को हम बीच से कट कर दिए, नॉर्मल कट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल समझ रहे हैं ना, लंबवत, परपेंडिकुलर। तो जब कट करेंगे तो ऐसा ही
देखिए ये सर्कुलर रहा ना, ऐसा ही एक क्रॉस सेक्शन यहाँ मिलेगा, यहाँ पे शो किया गया है, काटने पे देख रहे हो ना, जैसे ये शेप था वैसे ही मिल गया। ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट। तो किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। ये दिमाग में रहे, केवल बल नहीं कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम कहेंगे, क्योंकि अगर बल कहेंगे तो बल ये हो जाएगा, ठीक, और ये गलत है। बहुत लोग ये कहते हैं, जैसे इसका फार्मूला होता है प्रतिबल का, पहले आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखने के बाद हम इसका फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे अब इसका देखिए, प्रतिबल को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका नोटेशन आपको सिग्मा हर जगह मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हम सिग्मा लिख दे रहे हैं। प्रतिबल सिग्मा, देखिए आपको लोग बताएंगे कि प्रतिबल का जो फार्मूला है ये है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपान ए, लेकिन ये गलत है। सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपान ए नॉट नहीं होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है उसको हम लेते हैं यहाँ पे, और आंतरिक प्रतिरोधी बल मतलब एफ आर, ठीक, एफ। अब ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, सही हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू एफ आर अपान ए, ठीक। अब देखिए प्रतिबल का ये डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन हो गया और ये फार्मूला हो गया। अब हमको क्या चाहिए, इसका मात्रक चाहिए कि आखिर इसका मात्रक क्या होता है। तो चूंकि विमीय सूत्र के बारे में जिसको पता होगा, जो भी विमीय चैप्टर पढ़ चुके होंगे उनको इसका आइडिया हो चुका होगा कि कैसे हम किसी फार्मूले से मात्रक को निकालते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे निकाला जाता है, एफ आर क्या है, एक फोर्स है, एक बल है, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, ठीक। अगर ऐसा ही मात्रक में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। ए नॉट का मतलब क्या है, एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल का बताइए, मीटर स्क्वायर, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम क्षेत्रफल ले रहे हैं ना, और ये बल हमेशा क्या होना चाहिए, अभिलंबवत। अभिलंबवत समझ रहे हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये फोर्स लगा है ना, आपको देखने से लग भी रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर फोर्स ये ऐसे लगा होता, अगर ऐसे फोर्स लगा होता इंक्लाइन करके, ठीक, तो हम पहले क्या करते, इसको रिजॉल्व करते। दो कंपोनेंट मिलते हैं, आपको पता है, एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है और एक वर्टिकल, ठीक। तो एक एफ कॉस थीटा हो जाता है और एक एफ साइन थीटा। तो हम क्या करते, इसको तोड़ते, ठीक। ऐसा नहीं है कि इस फार्मूले में हम एरिया रख के चलेंगे ना, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में विघटित करने के बाद जो वैल्यू एफ पाएगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारा बल कैसा होना चाहिए, अभिलंबवत, क्लियर है ना। अगर आप अभिलंबवत नहीं कहते, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि ये बल कौन सा होता है, कोई भी बल ले सकते हैं कि इसका कुछ फिक्स है, तो हम कहेंगे कि सर हमको केवल क्या लेना है, अभिलंबवत बल लेना,
जो परपेंडिकुलर है उसको लेना। तो इतना सारी चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब देखिए ये तो हमारा यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके और भी मात्रक हो सकते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारा नोटेशन आ जाता है, जैसे न्यूटन पर mm स्क्वायर दे देता है, डाइन में करके दे देता है, डाइन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको MPa GPa या KPa में करके दे देगा, फिर mn पर मीटर स्क्वायर या GN पर मीटर स्क्वायर या KN पर मीटर स्क्वायर ऐसे करके दे सकता है। देखिए हम इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक। क्योंकि अब दाब का फार्मूला पढ़ेंगे तो दाब भी क्या होता है, अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल, उसका भी मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल लिखते हैं, वो 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप हम लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे कि किस सिस्टम में, किस पद्धति में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। जैसे हमारा SI सिस्टम है, एमडीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, फिर कन्वर्जन है, सारा डिटेल हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, फिर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी हम बताते जा रहे हैं आप उसको देखिए, यहाँ से आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं क्लियरली, ठीक। ये नोट्स आपको कंपटीशन में भी काम देगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम करेगा, ठीक है। देखिए ये हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं। पहला पॉइंट है एसआई पद्धति में प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एन मतलब न्यूटन, एम मतलब मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको न्यूटन इंटू मीटर पे पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बटे है ना हर में, और जब हर से ऊपर में आता है तो क्या होता है, जो हमारा पावर होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो न्यूटन इंटू मीटर पे पावर -2 या पास्कल, ठीक है। फिर एमकेएस पद्धति में प्रतिबल का मात्रक जो होता है केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, केजीएफ मतलब किलोग्राम फोर्स, ठीक है, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, या केजीएफ इंटू मीटर पे पावर -2। आप प्योर एनसीईआरटी में अगर देखेंगे ना, जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो कभी आप जल्दी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर पे पावर -2, केजीएफ इंटू मीटर पे पावर -2 ऐसे करके देता है। सीजीएस पद्धति में प्रतिबल का मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन, अरे वो डाइन नहीं है ये, ठीक है, वो डायन होता है, ठीक, समझ आ रहा है ना। तो क्या है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या डाइन इंटू सेंटीमीटर पे पावर -2। प्रतिबल का विमी सूत्र, अभी इसमें एक आपका स्टार्टिंग में चैप्टर है, जो लोग पढ़ चुके होंगे वो जानते हैं कि विमी सूत्र कैसे बनाया जाता है। जब वो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका विमी जो सूत्र होता है ml पे -1 t पे -2 होता है। और एक चीज आप बहुत लोगों को ये पता होगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। देखिए ये जो सेक्शन है ना, जैसे आप यूपीटीयू का एग्जाम दे रहे हैं, ट्रिपल का एग्जाम दे रहे हैं, IIT नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो कभी कभी ना वहाँ पे डायरेक्ट यूनिट पूछ देता है, डायरेक्ट उसका जो डायमेंशन होता है, ठीक, डायमेंशन नंबर वो पूछ देता है, विमी सूत्र पूछ देता है, समझ आ रही है यार। तो ये आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट करिए और उसको याद करिए, ठीक है, जैसे समझाएगा वैसे याद करिए, क्लियर। देखिए ये कुछ कन्वर्जन है, आपको न्यूमेरिकल्स में मिलते रहेंगे, ठीक। जैसे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं, ये तो हमको आपको बता दीजिए। 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कभी भी अगर किलो लग जाए तो क्या हो जाता है, 10⁻³ हो जाता है, ठीक। तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
फिर 1 mn, mn का मतलब, m का मतलब होता है मेगा, k का मतलब किलो, m का मतलब मेगा और g का मतलब गीगा। यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, k मीन्स किलो, m मीन्स मेगा, g मीन्स गीगा। ठीक है। अब वो ग्राम के टर्म में भी हो सकता है किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, या किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर। ठीक, ऐसे आप यम अगर है तो मेगा, जी मतलब गीगा, के मतलब किलो, तो के का मतलब होता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए केपीए, एमपीए, जीपीए। केपीए का मतलब क्या है, के मतलब किलो, पीए मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, फिर कहाँ पहुंची, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 केपीए 10⁻³ पास्कल, 1 एमपीए 10�6 पास्कल, 1 जीपीए 10�9 पास्कल। 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यह ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए कि 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन। यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चे थोड़ी जल्दीबाजी में इसको मीटर समझ लेंगे, ठीक है, ध्यान में नहीं आता है। अरे यार 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, ऐसा नहीं, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ये आप इसको याद रखिए, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखें, प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल एक बार आपको फिर बता देते हैं कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। समझा दिए एग्जांपल से कैसे होता है। ठीक, उसका फार्मूला हमारा क्या था बताइए, प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल यानी प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, Fr/A। मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी हो सकता है। फिर SI में अलग है, MGS में अलग है, CGS में अलग है, ये आपका कन्वर्जन अलग है। आप इन सबको फिगर के साथ कॉपी पे नोट कर लीजिए, नोट्स अपना बनाते रहिए। ठीक, और हम तो चाहेंगे कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे का भी या अब जो अभी का, जो लोग नोट्स बना लिए हैं उसका फोटो निकाल के, पिक निकाल के हमको सेंड कर दें। ठीक है, कमेंट में कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चल सके कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, बच्चे गलती कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं फिर बीच में भगा के फिर देखते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको सारा चीज़ समझना है तो शुरू से लास्ट तक देखिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं हो, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप फॉरवर्ड कर दिए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर दिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इस जैसे स्कूल वगैरह बंद है, कोचिंग्स बंद है, वो अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप उन तक हमारे ये वीडियोस पहुंचाते रहिए। और इसको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कम से कम 1 लाइक 1 शेयर तो कर ही सकते हैं, इतना कीजिए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी पढ़ता रहे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिबल के प्रकार पढ़ेंगे, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में समझाया जाएगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।